पंडित जी की बात सुनकर ठाकुर साहब चौंक गए। कल के हादसे की जड़ अभी पता चली नहीं कि पंडित जी ने अब और बड़े हादसे का नाम लेकर डरा दिया। ठाकुर साहब आश्चर्य से पंडित जी की तरफ देखने लगे। उधर पुजारी जी भी अचरज में थे। वो कल की पूजा के दौरान हुई घटना से डरे हुए थे। पंडित जी, ये क्या कह रहे हो आप? हम तो अब तक हुए हादसे से उबरे भी नहीं कि अब आप और डरा रहे हो। हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आप इस समस्या को खत्म करो, न कि हमको ज्यादा डराओ। पुजारी जी महाराज, मैं आपकी समस्या को खत्म करने का ही काम कर रहा हूँ, और आप तो ये सब कुछ जानते हैं। इस तरह की समस्या से आप अनजान थोड़ी ना हो, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। ये जो कुछ हुआ था और आगे भी हो सकता है, वो इसलिए कि हम उनको छेड़ रहे हैं, हम उन्हें उकसा रहे हैं, ताकि वो जोश में आकर गलती करें और हमारी पकड़ में आ जाएं। वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। वो ऐसे कि शैतान के पास जितनी ताकत होती है उतनी बुद्धि नहीं होती है। अगर उतनी बुद्धि हो तो फिर वो पूरे संसार पर हक जमा सकता है। शैतान के पास बुद्धि का अभाव होता है, और आप अच्छी तरह से जानते हो कि बल और बुद्धि दोनों का साथ होना जरूरी होता है। अगर इन दोनों का साथ न हो तो इनको अलग अलग से धारण करने वाला व्यक्ति अधूरा होता है। लेकिन उन दोनों में से बुद्धि वाला व्यक्ति ज्यादा ताकतवर होता है। शैतान अपनी ताकत के नशे में पागल होता है, और वो इसी पागलपन में गलती करता है। बस हमें उस गलती का इंतजार करना है और उसको पकड़ना है। अगर उस मौके पर हम अपने दिमाग से खेल जाते हैं तो हम उस शैतान पर विजय हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन आज हम क्या करें? अब रही बात आज या फिर आगे के 6 दिनों में हो सकने वाले हादसे की, तो असली शैतान ये डायन नहीं होती है। इनके भी गुरु होते हैं जो इन्हें ऐसे काम सिखाते हैं और अपने फायदे के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने वाले किसी डायन को फायदा नहीं होता है। वो सिर्फ अपने मन को बहलाने के लिए या फिर किसी खुन्नस को निकालने के लिए ऐसा करती है, जबकि असली फायदा वो लोग लेते हैं जो इन सब से काफी दूर रहकर किसी नादान का इस्तेमाल ऐसे काम के लिए करते हैं। हमारी पूजा पाठ का मकसद ही यही है कि तंत्र मंत्र की ताकत इन लोगों को उस पूजा स्थल के आसपास लाती है, और उस वक्त हम इनको पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये कोई आत्मा नहीं होती है, जबकि साधारण इंसान ही होते हैं, और इनको हम पकड़ सकते हैं। अगर इनको पकड़ लिया तो फिर जो इनका मार्गदर्शक होता है उस तक भी हम पहुंच सकते हैं। जी पंडित जी, ये तो मैं समझ गया, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि ऐसे में किसी नादान को भी तो परेशान होना पड़ता है ना। हम किसी और को क्यों परेशान करें? देखिए पुजारी जी, परिवर्तन में परेशानी होती है। आप चाहे किसी भी तरह का परिवर्तन देख लीजिए। अगर कोई इस तरह की परेशानी सहन नहीं कर सकता है तो वो फिर उस समस्या का जड़ से समाधान करने की भी न सोचे, और अगर किसी समस्या को पूरी तरह से खत्म करना हो तो फिर इस तरह की परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी। अब ये आप तय कीजिए कि आपको क्या करना है। मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं आपको तरीका बता सकता हूँ और समस्या के निवारण में आपकी हर संभव मदद कर सकता हूँ। आप खुद पुजारी हो, पर आपके ये सवाल तर्कसंगत नहीं है। पंडित जी, आप पुजारी जी की बात का बुरा मत मानिए। आप अपने तरीके से काम कीजिए। आप ये बताइए कि किस तरह के हादसे आगे हो सकते हैं और कितना बड़ा हादसा हो सकता है, ताकि उस हिसाब से मैं सुरक्षा का बंदोबस्त करने का प्रयास करूं। देखिए ठाकुर साहब, सबसे बड़ा मुद्दा है कि कुछ ही समय पहले जन्मे बच्चे गायब होते हैं। तो आपके गांव में जिस घर में पिछले 1 महीने में अगर कोई बच्चा जन्मा है तो उस घर के बाहर 1-2 आदमी छोड़ दीजिए, और उस घर में भी जो कोई रहता है उसको भी चौकन्ना रहने को बोल दीजिए। दूसरी बात यह है कि जिस घर में कुछ ही समय में बच्चा होने वाला हो, मेरा मतलब कि 1 या 2 दिन में, तो उस घर के लोगों को भी ये चेतावनी दे दो कि वो रात को सतर्क रहें और घर की पहरेदारी करें। तीसरा ये कि गांव में बाहर से जितने भी रास्ते गांव में आते हैं उन सब पर पहरेदार छोड़ दो। अगर ये काम सतर्कता से हो जाए तो कोई बड़ा हादसा नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ छुटपुट घटना हो सकती है, लेकिन हम इतनी सतर्कता बरतकर बड़े हादसे को आसानी से रोक सकते हैं। बाकी अब आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से करते हो और कैसा दिमाग लगाते हो। पंडित जी, इस वक्त इस काम का जिम्मा आप पर है और हमें आप पर यकीन है, तभी हमने ये आपको काम सौंपा है। इसलिए आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। आप इस बंदोबस्त से निश्चिंत रहिए, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। आप आगे के काम में ध्यान दीजिए। पुजारी जी गांव के हितैषी हैं तो हर बात की इनको फिक्र रहती है, इसलिए वो ऐसा सवाल कर गए।
नहीं ठाकुर साहब, मैं इनकी बातों से नाराज नहीं हूँ और इनके सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। अब आप ये काम कीजिए, समय हो रहा है, हमें पूजा के लिए भी जाना है। हाँ, मैं अभी ये काम कर देता हूँ, आप 2 मिनट रुकिए। ठाकुर साहब अपना मोबाइल निकालते हैं और गजराज को कॉल करते हैं। गजराज को तुरंत मंदिर में आने को कहते हैं। ठाकुर साहब और पुजारी जी आपस में चर्चा करते हैं, जबकि पंडित जी आज रात की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री अपने झोले में सजाते हैं। करीब 8-10 मिनट में ही गजराज मंदिर में पहुंच जाता है। ठाकुर साहब गजराज को सारे बंदोबस्त का तरीका बताते हैं और शीघ्र ही ये करने को कहते हैं। गजराज अपने पिता को सब सही से हो जाने का वादा करता है और निकल जाता है। सूर्यास्त हो चुका था और अंधेरा अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। संध्या की आरती करके पुजारी ने पंडित जी और ठाकुर साहब को साथ लिया और शमशान की तरफ निकल चले। उधर गजराज ने गांव के 4-5 युवकों को शीघ्र ही बुलाया और सबको गांव में जन्मे नवजात बच्चों की काउंटिंग करने को कहा। भैया, ये काम इतनी जल्दी कैसे होगा? पूरे गांव का चक्कर लगाकर ये सब जानकारी इकट्ठी करना छोटा काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ऐसा मानो कि अभी 1 घंटे में ही ये काम होना चाहिए। एक काम हो सकता है भैया। क्या? गांव की आंगनबाड़ी केंद्र में जो नर्स है उसके पास ये सारी डिटेल रहती है, क्योंकि अभी बच्चों के टीकाकरण की योजना शुरू हुई है तो उनके पास ये रिकॉर्ड रहता है। क्यों ना हम उनसे संपर्क करें? अगर ऐसा हो तो 1 ही घंटे में सब हो सकता है। ये आइडिया सही है। तो तुम लोग सिस्टर के पास जाओ और ये डिटेल्स लेकर आओ। तब तक मैं गांव के रास्तों पर पहरेदार भेज देता हूँ। भैया, कल हम 20-25 लोग थे, वो आज भी शमशान तक जाएंगे। अगर आप वहां जाकर उनसे संपर्क करो तो ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे और समय भी कम लगेगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ, तुम लोग ये काम करो। गजराज अपनी गाड़ी स्टार्ट करके शमशान की तरफ निकलता है और वो लोग नर्स के पास जाते हैं, जहां उनको पिछले 1 महीने में जन्मे बच्चों की लिस्ट मिल जाती है। गजराज के कहने के मुताबिक वो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उन सभी घरों में जाकर ठाकुर साहब का आदेश सुनाने लगते हैं। साथ ही घरों के बाहर 2 लोगों को पहरा देने का भी इंतजाम करते हैं। आस पड़ोस के वो लोग जिनके घर में अभी के जन्मे बच्चे नहीं थे, उनको पहरेदारी का जिम्मा मिलता है और उधर गजराज उन लोगों से मिलकर पहरेदारों का इंतजाम करता है। आनंद फानन में ये काम होने लगा। ठाकुर साहब की गांव में जो इज्जत थी उसका असर गजराज को आधे घंटे में ही दिख गया, क्योंकि एक को बुलाता तो 2 जन साथ आते और उधर वो युवक बाकी का काम करके 1 घंटे से पहले ही गजराज के पास पहुंच गए। गजराज रास्ते पर खड़ा होकर लोगों को समझा रहा था। सभी लोग उसके आसपास घेरा बनाकर खड़े थे। इस वक्त करीब 200 लोग गजराज के साथ थे। नौजवान युवक से लेकर वृद्ध तक गांव की मदद के लिए जान हथेली पर लेकर जोश के साथ आगे आ रहे थे। भाइयों, गांव पर आए इस संकट की घड़ी में आप लोगों का ये सहयोग और आपकी हिम्मत देखकर मुझे यकीन हो गया है कि ये समस्या बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। अब मैं कुछ काम बताता हूँ, आप बताइए कि वो हुआ या नहीं हुआ। पिछले 1 महीने में जन्मे सभी बच्चों के घर पर सूचना पहुंची या नहीं? जी भैया, पहुंच गई। गुड। उन घरों के बाहर पहरा देने के लिए 2-2 जन मिले कि नहीं? जी भैया, मिल गए हैं और सबको अलग अलग घर भी सौंप दिए हैं। वेरी गुड। अब यहाँ खड़े सभी लोग गांव के हर रास्ते पर पहरा देंगे पूरी रात। हर रास्ते पर 10 लोग लाठियां लेकर खड़े हो जाओ। जो मेन रास्ता है उसके दोनों तरफ 15-15 लोग खड़े हो जाओ। हो जाएगा कि नहीं? छोटे ठाकुर, नहीं शब्द का प्रयोग मत कीजिए, आप तो आदेश कीजिए। गांव की रक्षा के लिए जान हाजिर है। देखते हैं आज कौन डायन हमारे गांव में घुसती है।